गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुभव बत्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हेल्पर अनुभव। तो बच्चों, क्या हाल चाल है यार आप सबके। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर अनुभव बत्रा और सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्पर अनुभव। सो बच्चों, अब आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम बहुत क्लोज आता जा रहा है। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। अब इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी वीडियोस में पहले बना चुका हूँ, अगर आपने चेक नहीं करी है तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो। जैसे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, डोमेस्टिक इनकम के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इस टाइप के काफ़ी सारे वीडियोस में बना चुका हूँ। अब मैंने सोचा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ऑफकोर्स 80 मार्क्स का एग्जाम है, 40 मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो उसके भी तो क्वेश्चन करने हैं ना। तो फटाफट से इस वीडियो से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। जितना पॉसिबल हो जाएगा मैं आपको एग्जाम तक कवर करवा दूंगा, रेस्ट ऑफ द फिर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो चलो बस आज मैं बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 3 एग्रीकल्चर को पढ़ने वाले हैं। अब सवाल है सर 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 3 ही क्यों? भाई 3 जो है, अगर स्टार्टिंग के क्रम से देखें 1 2 3 4 5 और फिर लास्ट में देखें 6 7 8 9 10, तो जब 1 2 3 4 5 में देखेंगे तो 3rd चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है एग्रीकल्चर। उसमें से क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के भी वीडियोस प्रिपेयर हो रहे हैं, उसको भी बारी बारी हम करते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि आप इसी तरह की वीडियोस को मिस ना कर पाओ। अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई सजेशन आ रहा है, कुछ भी पूछना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वहां पे आपकी प्रॉब्लम मैं 100% सॉल्व कर दूंगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर लिख भी देता हूं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 3 है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर इसको हमने 9th में पढ़ा है, इसको हमने 10th में पढ़ा है, ठीक है ना। 11th में तो खैर नहीं पढ़ा इसको, लेकिन अब 12th में इसको पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, सारे चैप्टर में पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या है, एग्रीकल्चर को कैसे कैसे सुधार सकते हैं, दैट्स ऑल। और ये क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का टॉपिक है, क्योंकि एक वन शॉट है एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहला टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की। जो एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है यार, हमारी इकोनॉमी में क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आज 100 में से 60 या 70% पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, जबकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना आउटपुट जनरेट नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर सेक्टर से इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है क्या कहते हैं ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें क्यों लगी हुई है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है भाई इसकी? बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। भाई बुलेट पॉइंट्स याद रखने हैं, जब तक बुलेट पॉइंट्स याद नहीं होंगे तब तक अंदर का कैसे बना के लिखोगे, मुझे एक बात बताओ। नहीं लिख पाओगे ना, अंदर का बना के फिर बच्चा फिर भी लिख सकता है अगर उसे हेडिंग याद हो, अंदर का याद हो, हेडिंग याद ना हो, फिर गड़बड़ हो जाती है। सो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। मतलब क्या है, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, जीडीपी। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। कैसे भाई, यही लिखना है इसमें कि इंडिया में लगभग 60 to 70% पॉपुलेशन किस में लगी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, कुछ रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ रिवेन्यू तो जनरेट हो ही रहा है। और तुम्हें बता दूं कि अगर हमारी इंडिया का 100% रिवेन्यू जनरेट होता है तो 100 में से लगभग 50 to 60% जो रिवेन्यू है, जो पैसा है, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं इंडिया में, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पाइसेस, जैसे कि पल्सेस, ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर में, इसीलिए इंडिया बाहर की कंट्रीज को भी क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। तो इतना बना रहा है कि बाहर की कंट्री तक हमारे पे डिपेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी वैल्यूज में कौन कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, काफी रिवेन्यू ये जनरेट करता है।
सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस है वो है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख रहा हूँ। अगेन मेरी वीडियोस का ये रूल होता है कि मैं हमेशा बुलेट पॉइंट से पढ़ाता हूँ बच्चों को, और जो डाटा होता है वो बच्चे अपने आप रीड कर लेते हैं बुक में से, उन्हें क्लियर हो जाता है। फिर भी कोई लाइन कोई परेशान करे तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। अभी बात करी कि 60 से 70% पॉपुलेशन किस में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्री में 100 में से 70 लोग तो एग्रीकल्चर ने घेर रखे हैं, बाकी 30 इंडस्ट्री में है, टर्शरी सेक्टर में है, जिसमें मर्जी है, लेकिन 70 लोग तो किसमें है, एग्रीकल्चर में है ना। तो उनको रोजगार कौन प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर ही ना हो सपोज करो, तो 70 लोग एक तरह से भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनके एम्प्लॉयमेंट छिन जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रोजगार प्रोवाइड करने का इंडियन पॉपुलेशन को, कौन, एग्रीकल्चर। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ये एग्रीकल्चर की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंस है। क्या है, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब ये क्या होता है, देखो इंडस्ट्रीज में क्या चीज बनती है, इंडस्ट्री सपोज करो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीन्स भी बन सकती हैं, इंडस्ट्रीज में फिनिश प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। अब सपोज करो कि एक इंडस्ट्री है जो क्या मैन्युफैक्चर करती है, सपोज करो एग्जाम्पल लो, एक इंडस्ट्री जो है वो ट्रैक्टर्स को बनाती है, ठीक है, बनते हैं इंडस्ट्री में ही बनते हैं, और क्या बनते हैं, थ्रेशर्स को बनाती है, ठीक है, ये सारी चीजें बनाती है। अब ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, ट्रैक्टर्स कहाँ जरूरी होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। थ्रेशर्स, कटाई वाली जो मशीनें होती हैं, कहाँ जरूरी होती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो किस चीज की डिमांड करेंगे, भाई हमें सामान बनाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, हमें सामान बनाने के लिए थ्रेशर चाहिए, हमें फसल काटनी है उसके लिए हमें थ्रेशर दो। तो वो किससे डिमांड करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर उनको फ्री में तो देगा नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर उनसे क्या लेगा, पैसे लेगा। बस यही तो पॉइंट आपको लिखना है कि इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स। ये एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत हैवी अमाउंट में डिमांड करता है। कोई बहुत बड़े फार्म है, बहुत बड़ा खेत है, तो वहां जो किसान है बहुत अमीर है, वो कट्ठे 3 ट्रैक्टर परचेज कर लेते हैं, 3 थ्रेशर परचेज कर लेते हैं, और टूल्स परचेज कर लेते हैं। तो इससे क्या होती है, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है कि कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, इसके बारे में भी डिस्कस करा है। इंडिया आज सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। एक टाइम था जब इंडिया बाहर की कंट्रीज पे क्या रहती थी, डिपेंड रहती थी, ब्रिटिश कंट्रीज पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि वो ढंग से उनके पास वैरायटीज नहीं होती थी, इनपुट्स नहीं होते थे, HYV सीड्स नहीं होते थे, इरीगेशन फैसिलिटी नहीं होती थी सामान बनाने के लिए, इसलिए वो किस पे डिपेंड रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। आज क्या है, बाहर वाली कंट्रीज हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आज हमारी इंडिया क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स बनाने में। तो यही तो लिखा है, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंडिया बाहर चीजों को एक्सपोर्ट करता है, जब हम किसी चीज को बाहर भेजते हैं तो बाहर वाला हमको पैसे देगा ना। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिया बाहर टोबैको भेजता है, स्पाइसेस भेजता है, कॉफी भेजता है, काजू भेजता है, बादाम भेजता है, कैच्यू नट्स भेजता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया को बहुत ज्यादा क्या होता है, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, और वही तो होता है इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम बाहर की कंट्रीज के साथ क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए अगर एग्रीकल्चर ना होता तो ये सामान बनता ना, ये सामान बनता ना तो एक्सपोर्ट ना होता, एक्सपोर्ट ना होता तो इंटरनेशनल ट्रेड ना होता। तो एग्रीकल्चर एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और भी पॉइंट है यार, वेल्थ ऑफ द नेशन लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। हमारी नेशन की वेल्थ है, हमारी नेशन का मेन सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर ही है। सपोज करो कि हम एक बहुत बड़े बड़े शहरों में रहे, बस शहरों वाले लोग भी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही कंज्यूम करते हैं, या वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खाते, क्या वो सब्जी नहीं खाते, क्या वो फ्रूट्स नहीं खाते, खाते हैं। हमारी कंट्री का 70 से 80% जो एरिया कवर किया एग्रीकल्चर ने किया। अगर एग्रीकल्चर को हटा दो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जो हमारी कंट्री की वेल्थ है, मेन पैसा, मेन सोर्स हमारी कंट्री का कौन है, एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर ना हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड भी खत्म हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रेड भी खत्म हो जाएगा, और रोजगार भी खत्म हो जाएगा, लोगों को पता नहीं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री को बनाने वाला कौन है, दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं जो आपको एग्जाम में लिख सकते हो। हमने 5 डिस्कस करी हैं, आई होप आपको 5 क्लियर हो गई होंगी। ये वाली 3 क्या थी, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्जांपल से समझ लिया, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड इसको भी कर लिया, और वेल्थ ऑफ द नेशन इसको भी डिस्कस कर लिया। इससे पहले सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया था, ठीक है ना, तो उसको भी हम क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये थे फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का।
द नेम इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, अब एक और मेन टॉपिक पे चल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ऐसा तो है नहीं कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही भरा हुआ है, मतलब बहुत ही आराम से फल फूल रहा है, नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी आती हैं, पहले ज़्यादा आती थी वो अलग बात है, लेकिन अभी भी आती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ये भी कल एग्जाम में या जब भी आपका एग्जाम हुआ पूछी जा सकती हैं, तो उसको फटाफट अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसको ध्यान से समझेंगे भाई। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। देखो, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, कोई भी पॉइंट छोड़ दोगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकता है, पर जितना लॉन्ग होगा उतना फ्रूटफुल होगा आपके लिए। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, इसका मतलब क्या होता है? इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है वाटर सप्लाई। इरिगेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम वेल्स, ट्यूबवेल्स का यूज करके एग्रीकल्चर के खेत में क्या सप्लाई करते हैं? पानी सप्लाई करते हैं ताकि क्रॉप्स उग सके। अब क्या है, आज भी कई ऐसे गाँव हैं जो पिछड़ चुके हैं, मतलब जो शहरों से बहुत दूर हो चुके हैं, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है इरिगेशन की, मतलब कि जिनके पास वेल्स नहीं है, जिनके पास ट्यूबवेल्स नहीं है, तो फिर ये किस पे डिपेंड होंगे आप बताओ? अगर आपका एग्रीकल्चर फार्म है, आपके पास कुआं नहीं है, आपके पास हैंडपंप्स नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं है पानी सप्लाई करने के लिए, तो आप किस पे डिपेंड होगे? कुदरत पे। कुदरत पे क्या? रेनफॉल पे। यही लिखना है कि 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो जो इरिगेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल नहीं कर पा रही, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज महंगी आती हैं, मोटर लगवाने में खर्चा ज़्यादा आता है, वेल्स में खर्चा ज़्यादा आता है, तो इसकी वजह से वो किस पे डिपेंड हो जाती हैं? रेनफॉल पे डिपेंड हो जाती हैं। अब रेनफॉल ऐसा तो है नहीं रोज हो रही है, इंडिया में तो रेनफॉल का परसेंटेज वैसे ही कहीं ना कहीं कम रहता है किसी किसी एरिया में, जैसे राजस्थान हो गया, इन जगहों पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर जब रेनफॉल आएगी तो क्रॉप्स उग जाएंगे, जब तक रेनफॉल नहीं आएगी तब तक क्रॉप्स नहीं उगेंगी। तो ये पहली प्रॉब्लम है कि वहां पे परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है ही नहीं, या कुछ के पास है और कुछ के पास वेल्स, ट्यूबवेल्स या मोटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सेकंड हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है लैक ऑफ फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा, वेल्थ, है ना। अब लैक ऑफ फाइनेंस, बहुत सारे ऐसे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास पैसे की कमी है। अब जब तक पैसा नहीं होगा, आप सपोज करो, जब तक पैसा नहीं होगा तो वो पैसे से कैसे इनपुट्स को खरीदेंगे, वो कैसे HYV सीड्स को खरीदेंगे, वो कैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को खरीदेंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना। जब तक नहीं खरीद पाएंगे तब तक वो क्रॉप्स कैसे उगाएंगे? और उनके पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जो महाराजा हैं, बड़े बड़े जो लार्ज फार्मर्स हैं, वो उनको पैसा प्रोवाइड ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है। उन्हें क्यों ट्रस्ट नहीं है? उन्हें इसलिए ट्रस्ट नहीं है क्योंकि स्मॉल फार्मर्स उनका पैसा उन्हें नहीं लौटा सकते। अब सपोज करो मैं आपसे, आप में से कोई, जितने भी मेरे व्यूअर हैं इस टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पैसा मांगू, ठीक है, मैं कहूं कि मुझे भाई तू एक काम कर 2 लाख रुपया दे दे, और मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सोना भी नहीं है, तो क्या आप मुझे पैसे दोगे? नहीं दे पाओगे ना। क्यों? आप कहोगे किस बेस पे लौटाएगा तू पैसे, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा पैसा तो डूब जाएगा। यही सेम प्रॉब्लम किसके साथ हो रही है? फार्मर्स के साथ हो रही है। उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। अब जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक वो सीड्स को नहीं खरीद पाएंगे और तब तक क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे। नंबर जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है कन्वेंशनल आउटलुक। बुलेट पॉइंट्स याद रखना, बुलेट पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं, ये पढ़ते ही समझ आ जाते हैं। कन्वेंशनल आउटलुक, कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराना। आज भी इंडिया में इतने एरिया हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल का जो लुक है, मतलब ऐसे फार्म्स देखने में लगते हैं जैसे वो बड़े पुराने टाइम के हो, जब राजा महाराजा हुए थे। मतलब जहाँ पे बैलों से खेत को जोता जा रहा है, जहाँ पे कुएं ही नहीं है, जहाँ पे आज भी लोग ऐसे बैठे हैं इंतजार में कब बारिश आएगी और कब हमारी क्रॉप्स उगेंगी। तो ये होता है कन्वेंशनल आउटलुक, मतलब कुछ नया नहीं आ रहा है। इसमें क्या लिखेंगे? मतलब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, इसमें ये लिखेंगे। टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, इनोवेशन नहीं है, वो नया कुछ नहीं लेके आना चाहते, वो वहीं के वहीं रहना चाहते हैं जहाँ से उनकी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। एक मार्केट में एक बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है तो उसे बहुत कुछ नया लेके आना पड़ेगा। ऐसे अगर एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, तरक्की पे लाना है, तो उसमें बहुत कुछ नया करना पड़ेगा जो आज के फार्मर्स
नहीं करते। अगली जो प्रॉब्लम है वो है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। अच्छा, होल्डिंग्स क्या होता है? किसी बच्चे को पता है तो नीचे कमेंट कर सकता है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ फिलहाल। तो होल्डिंग्स क्या होता है बेटा? होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है? जगह होती है, ठीक है ना, जितने एरिया में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। सपोज करो मैं फार्मर हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ये रूम ही है जिसमें मैं अपनी कल्टीवेशन को क्या कर सकता हूँ, कैरी ऑन कर सकता हूँ। तो अब क्या था, एग्रीकल्चर में जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं, उनको टिलर्स बोलते हैं, नाम याद रखना, टिलर्स या स्मॉल फार्मर्स एक ही बात है। टिलर्स या फिर स्मॉल फार्मर्स एक ही बात है। तो जो गरीब फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, उनके पास जो जगह थी वो बहुत कम थी। अब जितनी कम जगह होगी उसमें कल्टीवेशन क्या होगा, कम होगा, उसमें क्रॉप्स कम उग पाएंगे। अगर जगह बहुत फैली होगी, दूर दूर तक फैली होगी, होल्डिंग्स बहुत दूर दूर तक होंगे, तो हमारी कल्टीवेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम थी। अब कम होल्डिंग्स हैं तो कम क्रॉप्स उगेगी, कम क्रॉप्स उगेंगी तो कम पैसा वो जनरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन एग्रीकल्चर की। कमिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम, वो है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? अब सामान तो बना लिया, सपोज करो मैं फिलहाल कोई गुड्स बनाता हूँ, सपोज करो मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से बनाता हूँ, मैं एक फार्मर हूँ। अब मैंने सामान तो बना लिया, क्या मैं उस सामान को मार्केट में बेचूंगा? बिल्कुल बेचूंगा सर। जब तक नहीं बेचूंगा तो पैसा कैसे कमाओगे? बिल्कुल सही बात है। अब यही होता है मार्केटिंग सिस्टम, अपने सामान को बनाना, अपने सामान का प्रचार करना दूर दूर मार्केट में, ताकि लोगों तक हमारे सामान की वैल्यू पहुंच जाए, लोगों को पता चल जाए हाँ अच्छा ये भी सामान बनाता है। इसलिए आजकल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह क्या है, फार्मर सामान तो बना लेते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो कोई उनसे सामान खरीदता ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है सामने वालों को ये पुअर फार्मर्स हैं, इनको 3 रुपए की जगह 2 रुपए दे दिए, 10 रुपए की जगह 8 रुपए दे दिए। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे आगे स्कीम्स लॉन्च की थी, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th में पढ़ा होगा। मतलब ऐसा प्राइस जो सेट कर देती है गवर्नमेंट, जहां पे फार्मर से अगर कोई ना खरीदे तो हम खरीद लेंगे मिनिमम इस प्राइस पे, ठीक है। तो वो सब इसमें नहीं लिखना है, इसमें तो सिर्फ ये लिखना है कि फार्मर जो उगाते हैं उसका उच्च दाम उन्हें नहीं मिल पाता। फार्मर्स डू नॉट एबल टू ऑब्टेन अ गुड वैल्यू ऑफ मनी फॉर देयर प्रोडक्ट। इसीलिए मार्केटिंग सिस्टम भी क्या है, बेकार है। फार्मर्स का जो सामान है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, इंडियन एग्रीकल्चर की। तो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, और अभी हमने डिस्कस करी है एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रिफॉर्म्स अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। रिफॉर्म्स क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम इन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं, रिफॉर्म्स बोल देते हैं, नाम याद रखना। अब सबसे पहले हमने इसमें पढ़ने हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल का मतलब क्या होता है, वो रिलेटेड किससे होते हैं, टेक्नोलॉजी से, विच आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अभी हमने बात करी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें। तो इससे हम एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बड़े सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, जैसे कि यूज ऑफ, अभी पहले लिख लेता हूँ फिर सारे बारी बारी समझेंगे। HYV सीड्स ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ओके। थर्ड, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े मारने की दवाई है। फोर्थ, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस। यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यूज ऑफ HYV सीड्स में हम क्या करते हैं, HYV सीड्स कौन सी होती है, महंगी सीड्स होती है, महंगी क्वालिटी की सीड्स होती हैं, अच्छी क्वालिटी की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, उछाल आएगा। सेकंड क्या है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट लग जाते हैं कई कबार, फसल सड़ जाती है, क्यों, क्योंकि उसे कीड़े खा जाते हैं, बोलते हैं ना कीड़ा लग गया फसल पे, तो उसको खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, टू किल इंसेक्ट। अब जितने कीड़े कम लगेंगे, जितने इंसेक्ट ज्यादा मरेंगे, उतना क्या होगा, हमारी क्रॉप सुरक्षित रहेगी। तीसरा है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्ट ये भी एक तरह का कीड़ा ही है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके सामने लिख देता हूं यार,
तुम्हें याद रहे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के कीड़े हैं। ये हमें बाहर से नहीं दिखेंगे, लेकिन हमें ये जरूर दिखेगा थोड़े टाइम बाद हमारी क्रॉप सड़नी शुरू हो गई है, बाहर कीड़ा तो लगा नहीं हुआ, फिर क्रॉप क्यों सड़ रही है? कारण क्या होगा? पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो अंदर ही अंदर क्रॉप को क्या करता रहता है? सड़ाता रहता है। तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जिससे अंदर के कीटाणु मर जाएं, ठीक है, और हमारी क्रॉप क्या रहे? सुरक्षित रहे। फोर्थ है साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है? साइंटिफिक वे में क्रॉप को क्या करना है? इंक्रीज करना है। मतलब जो भी फसल होगी, जितना भी होगा, उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स को लेके आना है, जैसे कि HYV सीड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इन सब को मिला के तुम इसमें लिख सकते हो। प्लस ये वाला पॉइंट भी इसमें लिख सकते हो, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, इरिगेशन। ये सारे साइंटिफिक मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स। अभी हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। ना ना ये दूसरा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अभी टेक्निकल को डिस्कस कर लिया, अब आ गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरा है फिक्सेशन ऑफ रेंट, तीसरा क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन। ऑफ होल्डिंग्स। ये सारे कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ये रिफॉर्म्स बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। रिफॉर्म्स का मतलब समझ के हो ना, कि जो प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस करी एग्रीकल्चर में आती हैं, उनको हटाने के लिए कुछ मेजर्स, उनका दूसरा नाम क्या है? रिफॉर्म्स है। टेक्निकल जो सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, इंस्टीट्यूशनल जो सारे इंस्टीट्यूशन मतलब एक जगह से रिलेटेड है, ठीक है। पहला आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। क्या होता है? मैं एक स्मॉल फार्मर हूं, अब मैं टीलर हूं, मैं किसी के खेत में काम कर रहा हूं, मैं जितना भी सामान उगाऊंगा वो किसे दूंगा? उसे दूंगा, प्लस वो मेरी सैलरी भी पता नहीं मेरा मेहनताना मेरे को दे या ना दे। अब क्या हो रहा है? इंटरमीडियरीज को हटा दो, मतलब बीच में से लैंडलॉर्ड्स वगैरह को, इन सबको क्या करो? हटा दो यार, ठीक है। क्या करो? जो टीलर जितना भी सामान बना रहे हैं वो सीधा किसको बेचेंगे? जाके मार्केट में बेचेंगे। अब पहले क्या होता रहा? स्मॉल फार्मर ने सामान उगाया, वो बीच में एक इंसान आदमी को बेच रहा है, वो आदमी आगे मार्केट में बेच रहा है, मार्केट से जो पैसा आ रहा है आधा आदमी अपने पास ही रख लेता है और आधा टीलर को भेज देता है। टीलर का तो नुकसान है, स्मॉल फार्मर का नुकसान है। अब क्या हो रहा है? इंटरमीडियरीज को हटाओ, जितना भी सामान टीलर बना रहे हैं वो सीधा किसको भेज दो? मार्केट में बेचा है वो, ताकि उसको अपना उच्च दाम मिल जाए। सेकेंड है फिक्सेशन ऑफ रेंट। मेरे को किसी की जमीन पे काम करना है, तो मेरे को उसका रेंट तो पे करना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर की ये भी प्रॉब्लम है कि पहले अगर मैं स्मॉल फार्मर हूं, मैं किसी के खेत में काम कर रहा हूं, तो मेरे को उसे बहुत बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है। मतलब जितना मैं उगा रहा हूं उसका 60%, 70%। ये कोई तरीका है क्या यार? तो अब क्या करो? रेंट को फिक्स कर दो। मतलब इसमें लिखा है जितनी क्रॉप्स तुम्हारी उग रही हैं उसका 1/3 ऑफ रेंट बस तुम मुझे पे करो, इससे ज्यादा रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो नहीं मानता तो उसकी जमीन छोड़ के वो मानेगा क्यों नहीं? गवर्नमेंट ने फिक्स किया है ये। तो फिक्सेशन ऑफ रेंट में क्या है कि जितना भी अनाज तुम उगा रहे हो उसका 1/3 रेंट तुम उसको पे कर सकते हो, इससे ज्यादा आप पे नहीं कर सकते। थर्ड आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन का मतलब है जो होल्डिंग्स स्कैटर हैं। सपोज करो, देखो एक जमीन का टुकड़ा यहां पड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा यहां पड़ा है, एक सामने पड़ा है, एक यहां पड़ा है। अब क्या अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग बीज बोने पड़ेंगे? इससे अच्छा क्या करो? सारे टुकड़ों को मिला दो और एक ही बहुत बड़ा लैंड बना दो। अब फायदा किसमें है? अलग अलग टुकड़ों में खेती करने का या पूरे जमीन में? पूरे जमीन में, ऑफकोर्स सी बात है। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी टुकड़े अलग अलग जमीन पे स्कैटर हुए पड़े हैं उनको एक साथ मिलाओ, उस पर कल्टिवेशन करो, फिर हमारी क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आ जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिससे हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स भी क्या हो सकती हैं बेटा? सोल्व हो सकती हैं। वो आ जाते हैं जनरल रिफॉर्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज टेक्निकल रिफॉर्म्स, नंबर 2 इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड नंबर 3 इज जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? जनरल इसमें कुछ नहीं है। देखो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? इंक्रीज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज,
सेकंड क्या है, प्रोविजन ऑफ रूरल क्रेडिट, उधार। थर्ड क्या है, मिनिमम सपोर्ट, अभी डिस्कस किया भी था इसको हमने, प्राइस पॉलिसी। ठीक है, ये जनरल रिफॉर्म्स है। और भी कुछ मेजर्स आप ले सकते हो जिससे आप एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जिसमें पहला क्या आता है, इंक्रीज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज करो, फार्मर्स को पैसा दो ताकि वो क्या कर सके, वेल्स लगवा सके, कुएं खुदवा सके, ट्यूबवेल्स लगवा सके, हैंडपंप्स लगवा सके, और क्या कर सके, उसके साथ साथ मोटर को एस्टैब्लिश करवा सके, जिससे क्या होगा, खेतों में पानी की सप्लाई कैसी रहेगी, बिल्कुल बढ़िया रहेगी, जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ रूरल क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। फार्मर्स जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसा उधार पे दे दो, चाहे स्मॉल फार्मर्स हो, चाहे मार्जिनल फार्मर्स हो, चाहे लार्ज फार्मर्स हो, तीनों ही इंटरमीडिएट, तीनों भी कैटेगरी के जितने भी फार्मर्स हैं उनको रूरल क्रेडिट पैसा क्या दो, उधार पे दो। जब उन्हें बेचारों को पैसा उधार पे मिलेगा तो वो सीड्स खरीद पाएंगे तो वो क्रॉप प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। थर्ड आ जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अभी हमने इसमें बात करी कि फार्मर्स को उतना तो मिलना ही चाहिए जितना उन्होंने उगाया है, बल्कि एक दौर पे उससे ऊपर भी मिलना चाहिए ताकि उनका अपना भी घर क्या हो सके, चल सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी निकाल दी। यहाँ पे अगर फार्मर्स ने कोई सामान उगाया है और वो मार्केट में बेचने के लिए गए और मार्केट वालों ने उनसे वो सामान नहीं खरीदा, तो वो सामान उनसे कौन खरीद लेगी, बेटा गवर्नमेंट खरीद लेगी उनके उच्च प्राइस पे। तो ये थे कुछ अजर रिफॉर्म्स जो बनाए गए एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी हमारा इस चैप्टर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 90% हम कर चुके हैं। सिर्फ 10% का एक टॉपिक बचा है, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन और उसकी इंपॉर्टेंस। देखो उसको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, उसको मैं इतनी बारी डिस्कस कर चुका हूँ इसी चैप्टर में भी और पहले भी अपनी वीडियोस में। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर अलग से भी वीडियो है, उसे आप देख सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1960s के आसपास, मैं डेट जरूर मैंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, 1960s के आसपास, स्टेट्स भी मेंशन कर देता हूँ, हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स ने HYV सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब हर तरफ जब क्रॉप्स उगेंगी तो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा ना, उसका नाम क्या रख दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा उछाल आया, क्रॉप प्रोडक्टिव मैक्सिमाइज हुई, बढ़ी बिल्कुल। पहले क्रॉप्स मर मर के उग रही थी थोड़ी थोड़ी, अब एकदम से उछाल आया। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन्स में। इंडिया को अब दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है अनाज मांगने के लिए, इंडिया अकेला ही काफ़ी है। और आज इसीलिए जो एग्रीकल्चर है वो GDP में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तीसरा क्या है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। जो फार्मर्स फार्मिंग को सिर्फ एज अ सब्सिस्टेंस देखते थे, सब्सिस्टेंस मतलब सिर्फ अपने घर के लिए देखते थे, अब वो भी क्या कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ करके क्रॉप्स को उगा के मार्केट में बेच के बहुत सारा पैसा कमाने में सफल रहे हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके इंपॉर्टेंस है। और भी है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है क्या हुआ, बूस्ट हुआ, स्पाइसेस की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, वीट और राइस में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, टम्बैको मैन्युफैक्चर हुआ, इंडिगो मैन्युफैक्चर हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप किस में लिख सकते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन के टॉपिक में लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 3rd चैप्टर हो जाता है फिनिश। एक एक टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से क्या किया है, समझा है। स्टिल अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और नेक्स्ट मेरे को बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, कौन से चैप्टर को पहले करना है। जिस पे कहोगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्टडीज करते रहो अपनी, ध्यान भी रखो अपना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। बाय।